रेडियम की आत्मकथा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म सन 1864, निधन सन 1938। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया हुए सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषाशास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगा लहरी, रथुरम गिणी, कुमार संभव आदि है। अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि हैं। द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत तत्सम और अरबी, फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूं। इस जलती हुई अवस्था में निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणत हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणत हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। इसी प्रकार मैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्यान्य धातुओं के साथ लेटा रहा। घोर निद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी नींद में निमग्न हो गया। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिरसंगियों से अलग कर मनुष्यों के सामने उपस्थित किया को छका देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था,
क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बैठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता हैं। अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप ही आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूं कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमीय वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली हैं। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम से मैं रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती हैं। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लैटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आल्पीन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। लंदन के मिडलसेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती हैं। उन्हें तुम खाली आंख नहीं देख सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकीर्ण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूंगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊंगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूंगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और औषधन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। अब मेरी कुछ उपयोगिताओं को सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हफ्तारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे, यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं उसका मज्जा तत्काल छका देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जावेंगे, बड़े बड़े फोड़े उठ आवेंगे जो शीघ्र आराम न हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें कर दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूंगा। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ।
इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूल कर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूंगा और करता जाऊंगा। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो, भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोदकर निकालें और मेरी उपयोगिता को समझें। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ।